हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय न्यू क्लासरूम। और दिस इज़ खुशी जोशी। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माय न्यू क्लासरूम पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप घर पर हैं, सुरक्षित हैं, क्योंकि घर से बेहतर बढ़िया चीज़ और हो ही नहीं सकती। तो इसी के साथ हम अपने इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर हमारे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है उसके नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जिसका नाम है आर्थिक क्रियाओं का आयोजन। यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था के अंदर आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उनका आयोजन किस प्रकार किया जाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की पहले की जो इस लेसन की पहले की जो वीडियो बनी हुई है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, ताकि आपका टॉपिक साथ साथ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसे देखने से पहले आपको वहाँ देखना उसे वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अंदर आपके लगभग मोस्टली आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो पहले आप उसे देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसका हम टॉपिक का जिक्र करेंगे, जिसका नाम है आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्र के अंदर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अब आर्थिक क्रियाएं जो होती है उनका आयोजन किस प्रकार होता है उसके बारे में हम आज जिक्र करेंगे। 2 स्टेप्स के अंदर हमारे इन क्रियाकलापों का आयोजन होता है। फर्स्ट है केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और सेकंड है बाजार अर्थव्यवस्था। यानी कि जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको पॉलिटिकल के अंदर आपको इन्वॉल्व करूँगी कि आपने जैसे सुना कि केंद्र यानी जो मुख्य शासन करने का हमारे देश पर पॉलिटिकल के अंदर राज्य को देश कहते हैं, तो उसके ऊपर मुख्य जो शासन कौन करता है, केंद्र करता है। तो वैसे ही केंद्र क्या होता है, मुख्य होता है। यानी कि जो केंद्र के अंदर जो अर्थव्यवस्था यानी केंद्र के अकॉर्डिंग जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो होते हैं, यानी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो निर्धारित होते हैं। यानी इसका संचालन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। तो ऐसे क्रियाकलाप जिनका संचालन सरकार करती है, यानी सरकार का जिस कार्यों में हस्तक्षेप होता है वो क्या कहलाती है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे कुछ कम्युनिटी के जैसे सार्वजनिक जो कार्य हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन या विकास संबंधी जो कार्य हैं वो सरकार करती है, सरकार के अंडर में होता है, किसी निजी क्षेत्र के अंडर में नहीं होता। तो ये किसके अंडर में आता है, केंद्र के अंडर में आता है। जैसे कि जो हमारा शासक है उसके हाथ में होता है कि वो किस प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं या परिवहन जो भी सेवाएं हैं, उत्पादन है, वो किस प्रकार करेगा, किस प्रकार उसका संचालन करेगा, वो केंद्र के अंतर्गत आता है। तो और दूसरा जो होता है निजी हाथों में, वो निजी हाथों में भी ना होकर कुछ हस्तक्षेप बाजार में होता है सरकार का, लेकिन पूर्णतः केंद्रीकृत के अंदर होता है। तो फ्रेंड्स, आगे आता है हमारे आर्थिक क्रियाकलाप का जो आयोजन होता है वो सेकंड किस विधि के द्वारा होता है। दूसरा जो हमारा आयोजन करने का तरीका है वो है बाजार अर्थव्यवस्था। पहला था केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, सेकंड है बाजार अर्थव्यवस्था। अब इसके बारे में जान लीजिए कि बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है। बाजार अर्थव्यवस्था वह संस्था है जिसके अंदर 2 व्यक्ति या अनेक व्यक्ति, जैसे कि विभिन्न क्रेता एवं विभिन्न विक्रेता आपस में वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन करते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं। वो पर्टिकुलर वो प्लेस क्या होगा, बाजार कहलाता है। ठीक है, अब बाजार तो हो गया, उनके बीच में जो आर्थिक क्रियाएं होती है, जैसे वस्तुओं को देना और उसके बदले में पैसे लेना, तो ये क्या हो गया, उनके बीच में आर्थिक क्रियाएं हैं, तो वो क्या होगी, बाजार अर्थव्यवस्था। अब ये छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है या आप पूछ भी लो कमेंट सेक्शन में भी कि आप अगर इतना ऑब्जर्व आप करते हो, आप पढ़ते हो, तो अगर आपकी ऑब्जर्व करने की इतनी पावर है तो शायद आप इतना पूछो कि संस्था क्या है। तो संस्था वह कोई ऑर्गेनाइजेशन है या वह कोई
किसी संगठन का नाम है जिसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति सम्मिलित होते हैं तथा उस संस्था में इकट्ठे होने का कोई उद्देश्य होता है, वो कहलाती है संस्था। ठीक है, तो विभिन्न, हमारी परिभाषा क्या बनती है कि विभिन्न क्रेता एवं विक्रेता आर्थिक क्रियाओं को करने हेतु जिस पर्टिकुलर प्लेस पर इकट्ठे होती हैं वो स्थान क्या कहलाता है, बाजार। और उसके अंदर होने वाली क्रियाओं को क्या कहते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था। ये इसका कंबाइंड रूप हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ कि मैं एक क्रेता हूँ और आप एक विक्रेता है। मुझे आपसे कोई भी वस्तु, आप मान लीजिए कोई कपड़े लेने हैं या कोई बर्तन लेना है, कोई भी वस्तु लेनी है, तो आप अगर मुझे देते हैं तो उसके बदले में मैं आपको पैसे दूंगी, तो वो हमारा क्या हो गया, आर्थिक क्रिया हो गई, यानी धन से जुड़ी क्रिया हो गई, वो हो गई आर्थिक क्रिया। तो अब हम वो हमें स्थान कहाँ है, हमें घर पर बैठे तो वो चीज़ें नहीं मिलेगी। हम जिस स्थान पर जाएंगे, जहाँ पर आप मुझे वो वस्तु देने के लिए बैठे हो, वो स्थान क्या है, वो बाजार है। और वहाँ पर जो हमारी आर्थिक क्रिया होगी लेन देन की, वो क्या कहलाएगी, बाजार अर्थव्यवस्था। तो ये संतुलन हमारा चलता रहता है। और एक ये बात और बता दूं फ्रेंड्स कि बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार का कम हस्तक्षेप होता है, बल्कि जो विक्रेता है या क्रेता है, ये उत्पादक जो होते हैं, यानी तो आर्थिक क्रियाओं के अंदर जो भी संलग्न है उनका हस्तक्षेप होता है। बाजार का कम होता है, होता तो है पर कम होता है। जब अति हो तब सरकार हस्तक्षेप करती है, अथवा नहीं, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार का हस्तक्षेप होता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया कि केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था क्या है और बाजार अर्थव्यवस्था क्या है। आगे आता है सकारात्मक अर्थशास्त्र तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र के यानी ये एक दूसरे के अंतर के रूप में भी पाया जाता है और सिमिलरिटी भी इनके अंदर काफ़ी होती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इनका विभेद कर, या हम एक दूसरे के बिना इनका, यानी ये एक दूसरे से जुड़े हैं। और मैं आपको जब मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इनका एक साथ ही प्रयोग होता है, इनका अलग अलग यूज़ नहीं हो सकता, या हम इनमें अंतर नहीं कर सकते, और अंतर कर भी सकते हैं परंतु इनका एक साथ प्रयोग होगा। ठीक है, अब आती है मैं आपको डिफ़ाइन कर देती हूँ कि आदर्शात्मक और सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि कोई भी क्रियाकलाप है वो किस प्रकार कार्य करते हैं, यानी उनके कार्य करने का तरीका क्या है। यानी जैसे मैंने बताया, ये भी अर्थव्यवस्थाएं जो भी है केंद्रीकृत या बाजार अर्थव्यवस्था, ये किस प्रकार कार्य करती है। नेक्स्ट आता है आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। उसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि जो क्रियाकलाप हो रही हैं वो हमारे लिए अनुकूल है या नहीं, यानी उनका कितना फ़ायदा हम तक पहुंचेगा, इस का ये अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। तो ये इन दोनों के अंदर क्या है, सिमिलरिटी भी बहुत है और डिफरेंसेस भी बहुत है। तो ये एक दूसरे से संबंधित भी हैं और परस्पर विरोधी भी हैं। तो ये एक दूसरे के साथ आपकी इनको डिफाइन मैंने कर दिया है। तो इनके अंदर मैं बता देती हूँ कि ये अध्ययन जो इनका करता है ये परस्पर निकटता दर्शाता है, यानी इन दोनों का अलग अलग अध्ययन करना कठिन है या संभव नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा आगे आएगा उत्पादन संभावना वक्र, जो हमने कल डिस्कस किया था पिछली वीडियो के अंदर। उसके अंदर मैं बता दूं कि ये जो खिसकाव आता है वो क्यों आता है। ये हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर उत्पादन संभावना वक्र खिसकता है तो वो क्यों खिसकता है। मैं आपको बताती हूँ कि इसके दो कारण हैं, या तो साधनों में परिवर्तन या तकनीक में परिवर्तन। तो पहला है साधनों में परिवर्तन, किस प्रकार कि साधनों में जब परिवर्तन होता है तो या तो उसके अंदर कमी होगी साधनों में या वृद्धि होगी। तो अगर साधनों में कमी होती है तो वो क्या होगा, बाईं तरफ खिसक जाएगा फ्रेंड्स, और अगर वृद्धि होती है तो दाईं तरफ। यानी अगर हमें प्रॉफिट होता है तो हम दाईं तरफ, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर प्रॉफिट है, लाभ है तो दाईं तरफ, और अगर नेगेटिव शो करता है यानी हानि है, कमी है, तो हमारी बाईं तरफ। तो मैं आपको बता देती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि उत्पादन संभावना वक्र इस प्रकार होता है। और अगर मैं आपको थोड़ा अजम्पशंस की ओर आपको गौर करवा दूं कि इसमें क्या था। एक अजम्पशन ऐसी थी कि जो साधन होते हैं वो स्थिर तकनीक उपयोग की जाती है। स्थिर तकनीक। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं देखिए इसमें हमें पता चल जाएगा। शायद आपको जब हम पढ़ रहे थे इसके मान्यता, तब शायद आपको समझ में ना आया कि स्थिर तकनीक कैसे। अब आपको पता चल जाएगा कि स्थिर तकनीक कैसे बोल रहा है। इसमें ये एक्स वस्तु का तकनीक में परिवर्तन होता है ना, या कमी होती है, तो वो कैसे पता चलेगा कि यहाँ से वाई की जो तकनीक है वो क्या है, स्थिर है, ये यहाँ से नहीं हिलेगी। और इसके अंदर अगर ये कमी आती है ना, जैसे ये मान लो ए है, ये है बी, और वाई क्या है, स्थिर है, तो ये घटकर बाईं तरफ आ जाएगी और ये B से B1 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे पता चलेगा ये साधन हो गया, ये तकनीक हो गई स्थिर, और ये घटकर यहाँ से इधर तरफ आ जाएगी, तो ये B से B1 हो जाएगी। और अगर आप ये कहते हैं कि तकनीक में वृद्धि होती है, यानी तकनीक की कुशलता में वृद्धि होती है, तकनीक में वृद्धि नहीं होती, उसकी कुशलता में वृद्धि हो सकती है, तो ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। और हमें अगर इसमें बता रखा है कि वाई वस्तु में वृद्धि होती है, यानी एक्स वस्तु क्या है, स्थिर है, तो कैसे होगा हमारा उत्पादन संभावना वक्र, कुछ इस प्रकार से। यानी ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा ए। अब यहाँ पर स्थिर क्या चीज़ है, एक्स स्थिर है, तो किस प्रकार होगा, ये यहाँ पे वृद्धि हो रही है ना, तो किस प्रकार होगा, यहाँ से A1 हो जाएगा। यानी थोड़ा मुझसे ड्रॉ होने में दिक्कत हो सकती है, यानी ये कुछ इस प्रकार से, यानी एक बिंदु पर आकर रुक जाएगा, यहाँ पर x स्थिर होगा और ये क्या होगा, यहाँ से तकनीक में वृद्धि हो जाएगी। और अगर ये कहते हैं कि तकनीक की कुशल प्रयोग, यानी बिल्कुल इक्वली जब होता है, यानी इधर y एक्सिस और ये है x एक्सिस, तो ये PPC है और ये इक्वली ड्रॉ होगा। अगर कुशल प्रयोग होगा इसका मतलब इधर साइड। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से ये हमारे जो कर्व है, यानी साधनों में कमी या वृद्धि, तकनीक में कमी या वृद्धि और कुशल प्रयोग, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ेंगे अवसर लागत की ओर और सीमांत अवसर लागत की ओर। तब तक तो देखिए फ्रेंड्स, उत्पादन संभावना वक्र एवं इनका जो इसके अंदर खिसकाव उत्पन्न होता है वो किस कारण होता है। मैंने जैसा कि बताया, साधनों में कमी यानी साधनों में परिवर्तन और तकनीक में परिवर्तन के कारण। तो साधनों में परिवर्तन किस प्रकार होता है, या तो कमी होगी या फिर वृद्धि होगी। तो कमी किस प्रकार होती है वो मैं आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेट ना आए मे बी लाइन, बट देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार। और ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। इसके ऊपर देखिए, आपको जैसा कि पता ही है कि उत्पादन संभावना वक्र कुछ इस प्रकार बनता है। अगर इसके अंदर कमी होती है तो ये क्या होगा, ये जैसे ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, अगर इसके अंदर कमी होती है तो ए से घटकर A1 हो जाएगी और इस प्रकार आ जाएगी और ये B1 हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने जैसा कि बताया आपको कि ये किधर तरफ खिसकेगी, बाईं तरफ खिसकेगी। हालांकि ये मेरा थोड़ा सा इक्वली नहीं गया है, बट ये इस प्रकार से आएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी ए से घटकर A1 हो जाएगी अगर साधनों में कमी होती है तो। और यदि अगर वृद्धि होती है तो क्या होगा, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर उत्पादन संभावना वक्र है कुछ इस प्रकार, यानी PPC। अगर वृद्धि होती है तो कहाँ जाएगा, दाईं तरफ, यानी बढ़कर इस प्रकार होगा। यानी ये था A और ये था B और ये बढ़कर ऊपर की तरफ गया ना, ये हो गया A1 और ये हो गया B1। तो इस प्रकार से साधनों में वृद्धि होती है। और इसका जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके बताया, ये इस प्रकार से पता चलेगा। यहाँ पर अब देखिए फ्रेंड्स, तकनीक में कमी और तकनीक में वृद्धि। नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि तकनीक में खिसकाव, तो देखिए फ्रेंड्स, तकनीक में कमी नहीं होती,
तकनीक की कुशलता में कमी होती है या तकनीक की कुशलता में वृद्धि होती है। तो देखिए कमी या वृद्धि किस प्रकार होती है। ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है हमारा पीपीसी। अब देखिए इसका फुल फॉर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये देखो अगर हमें y की तरफ जाना है, यानी y, ये देखो x वस्तु की देखनी है हमें, तो x वस्तु क्या होगी, बढ़कर इस प्रकार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आगे आ जाते हैं अवसर लागत और सीमांत अवसर लागत के बारे में हम आगे जानेंगे। तो सबसे पहले कि अवसर लागत क्या है उसके बारे में जान लीजिए। कहते हैं अवसर लागत किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपयोग के तुलना में त्यागे गए विकल्प है एक। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ कि कोई वस्तु है, दो वस्तुओं के बीच में किसी एक वस्तु की तुलना में अगर किसी एक वस्तु का हम उपयोग करते हैं, यानी दूसरी वस्तु का त्याग किया, यानी एक वस्तु की तुलना में दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प हमने चुना, ठीक है, तो वो सर्वश्रेष्ठ विकल्प हमारा क्या होगा, अवसर लागत। और जो त्यागा गया है वो यानी दो वस्तुओं के बीच में एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना, वो क्या कहलाता है, अवसर लागत। यानी अब मैं आपको बता देती हूँ सैमुअल्सन अवसर लागत के बारे में क्या कहते हैं। उनके अनुसार अवसर लागत आर्थिक वस्तु या सेवा यानी दो वस्तुओं के बीच में किसी चुने गए सर्वश्रेष्ठ विकल्प की तुलना में त्यागे गए एक विकल्प का मूल्य है। यानी कि हम दो वस्तुओं की तुलना में एक वस्तु का त्याग करते हैं तथा एक का चयन करते हैं, उसका हम यानी अवसर के तौर पर हम एक को चुनते हैं और एक का त्याग देते हैं, वो हो गया हमारा अवसर लागत। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाती हूँ। मान लीजिए नौकरी मिलती है मुझे नहीं, आप अपने पर लीजिए, मुझे भी मिलेगी और आपको भी मिलेगी, क्योंकि मेहनत का फल मीठा होता है। ये जो मोरल्स है ना फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं रियल नियम पर, हमारे रियल लाइफ पर आधारित होती है, क्योंकि ये मोरल्स ही हमें आगे बढ़ने में भी प्रेरित करती है। तो आप भी जॉब लगेंगे और मैं भी लगूंगी। तो उदाहरण के लिए फ़िलहाल आप अपने पर ले लीजिए कि आपको अगर नौकरी मिलती है, तो नौकरी के विभिन्न यानी प्लेसेस हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं। आपको अगर बैंक में नौकरी मिलती है तो मान लीजिए 10,000 रुपये है पर महीने, पर मंथ आपको 10,000 रुपये मिलते हैं। और दूसरे तरफ से ऑफ़र आता है कि आपको प्राइवेट जॉब मिलती है बैंक के अंदर या मान लीजिए स्कूल के अंदर मिलती है, तब आपको 8,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। और फिर एक आपको ऑफ़र आता है कि आप किसी शॉप पर लग जाइए, ठीक है, कोई शॉप पर लग जाइए, तो वहाँ पर आपको मिलते हैं 5,000 रुपीज़। और सबसे कि आप खुद की खेती करते हैं या खुद की शॉप के ऊपर आप काम करते हैं, वहाँ पर आपको 2,000 रुपीज़ मिलते हैं। तो आप उसमें से कौन सा चुनेंगे, जो अधिकतम है। आप भी तो एक उपभोक्ता ही हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ तो गेन करेंगे ना। आप अपना वेतन प्राप्त करते हैं, पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, तो आप अधिकतम लेना चाहेंगे। तो बैंक कि आप सबसे पहले अपना विकल्प के रूप में लेंगे, सर्वश्रेष्ठ विकल्प आप लेंगे, कितना, 10,000। अगर आपको बैंक में नौकरी किसी कारण से नहीं मिलती है या आप नहीं लेते हैं, तो दूसरा आप बेस्ट विकल्प कौन सा लेंगे, 5,000 लेंगे या 2,000 लेंगे? नहीं, आप उसके बाद में प्राइवेट जॉब वाले देखेंगे, यानी आप 8,000 विकल्प चुनेंगे। यानी हमने जब सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुना तो हमने दूसरे का त्याग कर दिया। 10,000 की तुलना में हमने किसका, 8,000 का त्याग कर दिया। लेकिन यदि हमें 8,000 या 10,000 नहीं मिलते हैं तो हम दूसरे का चुनाव करेंगे। तो ये था अवसर लागत। आगे आता है सीमांत अवसर लागत।
तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, उसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करनी है। हालांकि ये ज़रूरत नहीं है कि पेपर के अंदर आए, लेकिन ये पॉइंट्स आपको जो पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर मार्क्स कटने से बचा सकते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको सीमांत अवसर लागत की परिभाषा बता देती हूँ। सीमांत अवसर लागत वह लागत है जिसके अंदर जैसे किसी एक वस्तु यानी एक्स वस्तु और वाई वस्तु दोनों के बीच में किसी एक वस्तु के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए दूसरी वस्तु का त्याग करना है। जैसे दो वस्तुएं हैं, एक्स वस्तु और वाई वस्तु। अब एक्स वस्तु मान लीजिए गेहूं है और वाई वस्तु चना है। तो अगर गेहूं का उत्पादन अधिक है इसके चने की तुलना में, तो हम किसका अधिक प्रयोग करेंगे या किसको चुनेंगे? गेहूं को चुनेंगे ना, और उसको चने का त्याग करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 6,000 प्रति क्विंटल क्या बनता है? चना, गेहूं, और अगर 5,000 प्रति क्विंटल चना बनता है, तो हम किसका उपयोग करेंगे तथा किसका त्याग करेंगे? ऑब्वियसली फ्रेंड्स, हम गेहूं का चुनाव करेंगे तथा चने का त्याग करेंगे, क्योंकि हमें फ़ायदा हम देखते हैं ना। तो फ़ायदा किस में है? फ़ायदा हमारा है गेहूं के अंदर। तो अब इसका भी हमारा जैसे उत्पादन संभावना वक्र बनता है, तो सीमांत अवसर लागत हमारा किस प्रकार से बनेगा? उसी प्रकार बनेगा। लेकिन मैं आपको याद दिलवा दूं कि जहां सीमांत अवसर लागत आपको यानी सीमांत नाम दिख जाए, मार्जिनल नाम आपको जहां दिख जाए, वहां पर आपको हमेशा याद रखना है कि अतिरिक्त इकाई का प्रयोग यानी उसमें प्रयोग होगा। यानी सीमांत का मतलब ही है अतिरिक्त, यानी किसी अतिरिक्त इकाई का प्रयोग, दूसरे का त्याग। यानी एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने के लिए जिस वस्तु का हम त्याग करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? सीमांत अवसर लागत। इसका एक सूत्र भी है फ्रेंड्स, यानी सीमांत अवसर लागत यानी इज इक्वल टू डेल्टा। ये दूसरा पॉइंट आपको जो याद रखना है कि यहाँ पर डेल्टा जिसे कहते हैं हम साइन ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, वो लगेगा। साइन ऑफ एक्सचेंज वाई अपॉन में साइन ऑफ एक्सचेंज एक्स। ओके फ्रेंड्स, यानी मैंने 2 पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट बताई हैं। वो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कि जो सीमांत जहाँ पर आपको नाम दिख जाए वहाँ पर आपको अतिरिक्त इकाई का प्रयोग अवश्य करना है, क्योंकि सीमांत अवसर लागत का है ही अर्थ अतिरिक्त। इसके अंदर मेन लाइन ही यही है। और सेकंड क्या आता है कि इसके अंदर आपको साइन मिलेगा आपको डेल्टा का, यानी साइन ऑफ एक्सचेंज। ओके फ्रेंड्स, और ये हमारा लेसन फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है, व्यष्टि एक परिचय। ओके फ्रेंड्स, अब इसकी यानी अलग अलग वीडियोस के यानी कुछ पार्ट्स के अंदर हमने इनकी वीडियो कंप्लीट की है फर्स्ट लेसन की। तो आपको क्या करना है कि अगर ये आपने वीडियो देखी, इससे देखने से पहले आपको उन वीडियोस को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे टॉपिक्स है वो उसके अंदर क्लियर हो चुके हैं। और अगर आप सिर्फ ये वीडियो देखते हो और उसे नहीं देखते हो तो आपके टॉपिक्स कुछ क्लियर होने से बच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप इसे लाइक करना लाइक ज़रूर करना भूलना मत, और सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के अंदर शेयर करना ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल जाए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आप मेरे जो नोटिफिकेशंस है वो आपको मेरी न्यू वीडियो के मिलते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, अंटिल देन टाटा।